दिगेंद्र कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस परिवार में। जय हिंद, नमस्कार विविध भारती सभी सुनने वाले और मेरे पूरे देशवासियों को मेरा जय हिंद, बार बार जय हिंद। दिगेंद्र कुमार जी, सेना में आप इतना सम्मान पा चुके हैं और ऐसे ऐसे वाकयात आपके पास हैं जी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर शुरुआत करें कि जहां से आपकी शुरुआत हुई थी। जी सेना में कब और कैसे प्रवेश मिला आपको? जब मैं 16 साल 2 महीने 2 दिन का था तो मेरा जिला सीकर से मैं भर्ती नहीं होती थी, तो झुंझुनू में भर्ती हुई थी जी। 3 सितंबर 1985 को। तो वो डिक्लेयर पेपर में आई कि भाई 3 सितंबर को झुंझुनू में भर्ती है सैनिकों की। जी। तो उस समय जिले लेवल भर्ती होती थी। तो जब मेरे पापा मुझे लेगा कि बेटे अभी तेरे को सेना में जाना है, मेरे पापा खुद मुझे लेकर गए चौधरी शौदान सिंह परचारी, जो खुद फ्रीडम फाइटर, उनके गोली लगी थी, फ्रीडम फाइटर थे पापा जी। और उनके 5 गोली लगी थी 1948 में पीर बड़ेसर की पहाड़ी पर। तो वो मुझे लेकर गए, बेटा तुझे फौज में भर्ती कराना है मुझे। और मैं बड़ा खुशी से कहा कि मुझे फौज में जाना है। और जब वहां मैं गया, क्या है कि मैं उस समय 10वीं की परीक्षा देते समय मैं रेसलिंग था, तो राजस्थान स्टेट का मैं फर्स्ट रेसलर रहा, नेशनल खेला मैंने। और खेलने के बाद मैं 10वीं में फेल हो गया, यानी परीक्षा समय पर सही तरीके से पढ़ाई नहीं की, इस वजह से मैं फेल हो गया। तो पापा को गुस्सा आया कि बोले चलो तेरे को फौज में भर्ती कराते हैं, तू पढ़ाई नहीं करता बोलो। तो मैं सेना में चला गया। सेना में वहां गया तो वहां पहले बोले भी मुझे मैट्रिक पास लड़के चाहिए, और उस जमाने में 1985 के अंदर नॉन मैट्रिक था सेना के सिपाही के लिए। जैसे कहा तो वो कर्नल करमजीत सिंह था जो भर्ती कमांडर था हमारा बीआरओ के। तो उसके पास मेरे पापा जी गए, बोले सर जय हिंद, मैं सिपाही शौदान सिंह, फ्रीडम फाइटर आजाद हिंद फौज से, और बाद में भारतीय सेना 5 जाट से हूं मैं, और मेरे 5 गोली लगी हुई हैं, और मेरा बच्चा भर्ती करना होगा आपको। बोले ओ बाबा, तेरा बच्चा तो 16 साल 2 महीने का है, इसको 1 साल और पढ़ाओ, यहाँ तो टॉप फिजिकल होता है, आपका बच्चा इसको नहीं क्लियर करेगा। तो मेरे पापा ने बोला कर्नल साहब आपने कितने फिजिकल लिया, कितने बच्चों का लिया? बोले 262 का लिया है। तो बोले 262 में सबसे टॉप हो, अच्छा, तो मेरे बच्चे को भर्ती करो कर्नल साहब, अन्यथा नहीं। बोले क्या बात करता, आपके बच्चे पर इतना गर्व है आपको? बोले यस, मेरे बच्चे पर मुझे पूरा गर्व है। उसके बाद में उन कर्नल साहब ने बोला बेटा तू को गेम करता है? मैं जी हाँ, मैं नेशनल रेसलर हूँ, मैं कुश्ती लड़ता हूँ। तो बोले ओके, आपका कुश्ती का टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ बहुत भर्ती होने वाले बच्चे हैं, इनमें से किसी के साथ कुश्ती रेसलर है कोई? तो उन्होंने हाथ खड़ा किया तो 5-10 लड़के आए, बोले सर हम लड़ सकते हैं इसके साथ में। बोले आ जाओ। तो उन्होंने मेरे साथ कुश्ती लड़ाई, तो मैं सबको मार दिया। हो कोई को 2 मिनट में, कोई को 1.5 मिनट में, कोई 2 सेकंड में, कोई 4 सेकंड में, सबको मार दिया। तो उसके बाद में कर्नल साहब बड़े खुश हुए, बोले बेटा तेरे को अभी सब फिजिकल टॉप करने होंगे। तो मैंने 100% रिजल्ट दिया वहाँ, मतलब फिजिकल में सभी में, डॉक्टरी में फिट होगा मैं। होने के बाद में कर्नल साहब खुश हुए, मेरे पापा जी को मिठाई खिलाई, बोले ओ बाबा तेरे बच्चे को मैंने भर्ती कर लिया है। और भर्ती करने के बाद में बोले अभी आपको मैं छुट्टी देता हूँ, आपको घर छोड़ दे। तो मेरे पापा भी आर्य समाजी थे, आर्य उपदेशक थे। तो उन्होंने ये कहा कि कर्नल साहब मैं अभी बैठा एक कविता बनाई है और मैं वो कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। तो मेरे पापा ने वो कर्नल करमजीत सिंह को एक कविता सुनाई थी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ अभी। स्वागत है। कि मेरा मुन्ना भर्ती कर ले ओ सुन रग रूटी सरदार, अरे मेरा बच्चा भर्ती कर ले हो सुन रग रूटी सरदार। बोले रे बुरी गति ओरी सूरों की, इज्जत है कायर कूरों की, करे परोपकार से प्यार, मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो सुन रग रूटी सरदार। वाह वाह। अरे बोलो क्या भरोसा तेरी जिंदगानी का, इंसान बुलबुला पानी का, कर मेरी नौका को पार, मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो सुन रग रूटी सरदार। वाह। अरे बुरो मेरे जब मुख में गोली लगी थी, दुश्मन की टोली भागी थी, करया मोर्चा बार,
मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो सुन रगरूटी सरदार। क्या बात है। बोलो रे पीर बड़ेसर की पहाड़ी थी, 9 मील रिजोरी न्यारी थी, जख्मी होके पैदल चल के आया, ना थी कोई मोटर कार। मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो सुन रगरूटी सरदार। जख्मी होके हॉस्पिटल पहुंचाया, जब लाल बहादुर शास्त्री से हाथ मिलाया। अरे ये शोधान सिपाही थारा है, जग में ना इनसे कोई प्यारा है, कर मेरी नौका को पार। मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो सुन रगरूटी सरदार। वाह। एक कविता सुनाई। उसी टाइम कर्नल साहब बोले रे बाबा तू तो देश की कोई नूरी हीरा है। अरे तेरा बच्चा मैंने भर्ती कर लिया, इसको फिट कर दिया, अब इसको बोलो कहाँ जाना है, तेरी इच्छा अनुसार भेजूंगा। मेरे पास में हर सेंटर से, जाट सेंटर बरेली से, राजरीफ सेंटर दिल्ली से, मतलब ग्रेनेडियर सेंटर जबलपुर से, तरह वहां हर जगह भेजने की कैपेसिटी रखता हूँ। आप कौन सी रेजिमेंट को सबसे मजबूत और बहादुर मानते हो? बोले सर मेरा बेटा को पूछो वो कहाँ जाना चाहता है। मेरे को पूछा, बोले बेटे कहाँ जाना चाहता हूँ? सर मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और कुछ जानता नहीं था, रेजिमेंट वगैरह कुछ नहीं जानता था। तो उसी टाइम मेरे को दिल्ली सेंटर में भेज दिया गया, राजरीफ सेंटर में। वहाँ राजरीफ सेंटर के अंदर मैंने ट्रेनिंग की, वहाँ बेस्ट रगरूट का अवार्ड मिला मुझे। हर खेल कूद प्रतियोगिता, फायरिंग, ड्रिल, डिस्प्लिंग में टॉप रिया में। क्या बात है। दिगेंद्र कुमार जी, प्रशिक्षण दिल्ली में जब आपका हुआ और उसके बाद क्या हुआ ये हम जरूर जानेंगे। दिगेंद्र कुमार जी, कहना न होगा कि आपके पापा जी ही आपकी प्रेरणा जी रहे हैं आपके जीवन में, और आपने बताया कि दिल्ली में आपका ट्रेनिंग शुरू हुआ। जी हाँ। आगे क्या हुआ? जैसे ट्रेनिंग हुआ वहाँ बेस्ट रिया, तो हमारी बटालियन का नाम 2 राजरीफ है जी, 2 राजपूताना राइफल्स। उसके जितने भी इंस्ट्रक्टर और हमारे वहाँ थे सेंटर के अंदर, उन्होंने क्या हुआ है कि इस लड़के को तो हमारी बटालियन में लेके जाएंगे 2 राजरीफ में। तो हमारी बटालियन का एक सूबेदार जय सिंह साहब, जो उसने सेंटर कमांडेंट के पास गया, बोले सर इस लड़के को मेरी बटालियन में ले जाऊंगा मैं 2 राजरीफ में। बोले भाई क्यों, बाकी बटालियन में क्यों नहीं? बोले सर मैं इस लड़के को मेरे ले जाऊंगा, चाहे टॉक्स कर लो। तो वो सभी वहाँ सीनियर जेशो जाए और उन्होंने क्या कि टॉक्स किया गया। अच्छा। कि वो बोलता मैं ले जाऊं इस लड़के को मेरी बटालियन में, कोई 3rd राजरीफ, 4 राजरीफ, 5 राजरीफ, 6 राजरीफ, 7, 8, 9 ऐसे। तो सभी बोले वहाँ के सभी सीनियर जेशो जी इकट्ठे हो गए। होने के बाद उन्होंने बोला भाई सबसे पहले 2 राजरीफ का नंबर है। अच्छा। तो उसने 2 राजरीफ काटा, तो वहां से वो नाम काटा मेरा दिगेंद्र कुमार, तो वो 2 राजरीफ में मेरा नाम आ गया। तो सबसे पहले लक्की जीता मेरे लिए, लक्की बटालियन 2 राजरीफ जी। तो उसके बाद में मैं 2 राजरीफ में चला गया। तो उस समय हमारी बटालियन 1986 में मुट्ठी दमाना जम्मू में रहती थी जी। वहां गई हमारी बटालियन। उस दिन बटालियन पहुंची और साथ साथ मैं पहुंच गया। यानी 86 अक्टूबर में हमारी बटालियन जम्मू गई और मैं भी 86 अक्टूबर में ही जम्मू में गया। वहां जाने के बाद में हमने मतलब कई दौड़ भाग, फिजिकल, कमांडो ट्रेनिंग किया और कई कोर्स किए, पीटी कोर्स किया, फिर कमांडो किया, और उसमें मैं बेस्ट स्टूडेंट रहा और बेस्ट कमांडो रहा। वाह। तो बटालियन के अंदर अच्छी छवि होगी उसी टाइम में, और इंस्ट्रक्टर रूप में होगा। तो मतलब बटालियन में हमारे साथियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। हमारे जितने भी अफसर साहिबान, जेशो साहिबान, जवान जो भी आते थे उनको मैं ट्रेनिंग देता। मुझे उस्ताद के नाम से जानने लगे थे पूरी पलटन में, इतनी कम उम्र में। इतनी कम उम्र में जी। फिर वहाँ हमारे फायरिंग कंपटीशन हुआ, जो हमारे हथियारों का कंपटीशन होता है सेना के अंदर। तो उस कंपटीशन के अंदर मैंने एक बड़ा हथियार LMG, जो 10 किलो वजन होता है, वो LMG चुनी मैंने। और LMG के अंदर मैं अपनी बटालियन, ब्रिगेड, ड्यू कमांड और सर्विसेज तक मतलब आर्मी चैंपियनशिप मैंने लिया, और उसमें भी मैंने मेडल प्राप्त किया। क्या बात है। सीमा पर सबसे पहले तैनाती कब हुई आप? हाँ, वो उसी टाइम हुआ 86 में, 87 जनवरी के अंदर जी। मेरे पापा के जहां गोली लगी थी, पीर बड़ेसर की पहाड़ी, रिजौरी के पास में, जहां मेरे पापा का खून बहा था ना, उस पोस्ट के ऊपर सबसे पहली पोस्टिंग हुई मेरी। इत्तेफाक से देखो, किस्मत देखो मेरी कि मैं जहां मेरे पापा के गोली लगी थी 1947 में, मैं गया 1987 में। यानी कितने साल हो गए आप लगा सकते हो, मतलब 40 साल बाद। 40 साल बाद बम पोस्ट पे मेरी पोस्टिंग हुई, वहीं मेरे पापा की गोली लगी थी।
और वहां गया, वहां जाने के बाद मैं छुट्टी आया तो मेरे पापा ने ये पूछा, बेटा कहाँ है तेरी ड्यूटी? मुझे पापा मेरी पीर बड़ेसर की पहाड़ी। बोले क्या बात करता है? मुझे हाँ। बोले पोस्ट कौन सा है? मैं बम्प है। बोले क्या बात कर रहा? वो बेटा उसके पास में एक ऐसे बहुत बड़ा पत्थर है। हाँ। मुझे है पापा वहां। बोलो रात को, बोले वो चीता भी आता है? मुझे हाँ आता है चीता रात को। अच्छा। देवी का चीता है? बोले वो चीता अभी भी है? मुझे हाँ अभी भी है चीता वो। जी जी। बोले वो तो पीढ़ी वही जन्म लेता है, इसका मतलब। हाँ। तो वो पोस्ट के ऊपर बोले हाँ बेटा वही जगह है। बोले वहाँ। बड़ा पापा मेरे बात भर के बड़ा खुश होया जी कि वाह मेरा खून जहाँ बहा वहां चला गया। ये मेरा सौभाग्य की बात थी, बहुत अच्छा लगा। क्या कितना अच्छा संयोग है, देखिए कितना अच्छा सहयोग रिया। और उस जगह पे एक दिन रात के समय पाकिस्तानियों ने हमारे पर फायर कर दिया। फायर कर दिया तो मैं अपने कमांडर को पूछा ही नहीं। अच्छा। और मैं पोस्ट पे नया संतरी था, खड़ा हुआ था, तो उसने फायर किया, मैंने भी उन पर फायर कर दिया। मेरा कमांडर आया, बड़ी तरह बिना पूछे फायर कैसे कर दिया? मैं को सर वो अगला फायर कर रहा था, मैंने भी ठोक दिया। बोले अगर उनका कोई आदमी मर गया होगा तो? हाँ। मगर उन्होंने फायर किया तो उन्होंने भी तो किया है ना। हाँ। अरे बोले तू तो बड़ा बेवकूफ बच्चा है। बोलो अच्छा। बोलो बगैर ऑर्डर ही फायर कर दिया। तो बटालियन कमांडर हमारा आए और ML नंदराजोग साहब, तो उन्होंने आकर के ने बोले बेटे तेरे फायर कैसे किया? वो सर सामने से फायर है, मैंने भी कर दिया। बोले तेरे कमांडर को पूछना चाहिए ना, ट्रेनिंग में यही तो सिखाया जाता है जी। मगर सर उस टाइम जोश आ गया मुझे, दुश्मन देख के ने मैं फायर कर दिया मैंने। बोले कोई बात नहीं बेटा, आइंदे कभी सोच समझ के करना। वो ठीक है। तो पहली गोली वहां मारी, मुझे नहीं पता था। वहां सुबह वो सफेद झंडे लेकर निकल आ गए, उनका एक आदमी खत्म होगा। मैंने 20 गोली फायर करी, 20 में एक आदमी खत्म होगा। तो अच्छा। सुबह में हमारा बटालियन कमांडर बोला, बोले ये तो पंगा हो गया। उन्होंने भी 5-7 दिन तक हमारे पे फायर खोला खूब अच्छी तरह से ऐसे। अगली तैनाती आपकी किस पोस्ट पे थी इसके हाँ बाद? उसके बाद में जैसे ही मैं छुट्टी काट गया 88 के अंदर, तो फिर हमारी बटालियन तो वहीं थी जम्मू में, लेकिन हमारे ग्रुप की 5 राजरेप थी श्रीलंका में जी। तो वहाँ कैजुअलिटी होने की वजह से कुछ कमांडो, जो से मैंने ताजा कमांडो कोर्स किया था जी, तो वहाँ जनरल कलकट साहब ने हमारी यूनिट को कोई लेटर लिखा या कैसी सूचना दी मुझे तो मालूम नहीं। उन्होंने बुलाया मेरे को, वो कमांडो चाहिए जो बस्ट कमांडो बन के आया अभी बेलगांव से, वो मेरा बॉडीगार्ड होगा। तो मेरे को श्रीलंका भेज दिया गया। अच्छा। और श्रीलंका में जैसे मैं गया तो वहाँ जनरल कलकट साहब थे हमारे ड्यू कमांडर, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू ले बोले बेटे कौन सी यूनिट है? सर मेरी 2 राजरीप है, अभी मैं 5 राजरीप की इको कंपनी में हूँ। तो बोले तू कमांडो कोर्स किया था ना? मैं हाँ सर कमांडो किया भी है, बेस्ट कमांडो भी। तो बोले मेरी रक्षा कैसे करोगे? मैं को सर समा होगा तो बता दूंगा, अभी तो रक्षा ही है आपकी। जी। बोले वाह शाबाश, अच्छा जवाब है। मैं को सर आपको तो आंच नहीं आने दूंगा, मैं बॉडीगार्ड मैं हूँ। तो ये देश के बाहर जाके जो आपने ड्यूटी की, हाँ। और वहाँ श्रीलंका का जो किस्सा है, हाँ। वो हम सुनेंगे। दोस्तों आज के मेहमान कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कारगिल हीरो कमांडो दिगेंद्र कुमार जी से। दिगेंद्र कुमार जी, आप बता रहे थे श्रीलंका की बात। श्रीलंका में आपकी पोस्टिंग हुई। हाँ। और आप बॉडीगार्ड के रूप में वहां तैनात। बॉडीगार्ड के रूप में जनरल कलकट साहब के बॉडीगार्ड गया में जी। तो उसी दौरान में हमारे साथ एक हादसा होता है जी कि जनरल साहब की गाड़ी आगे चल रही थी, हमारी पीछे गाड़ी चल रही थी। जो प्रोटेक्शन वालों की गाड़ी पीछे चलती है, जो हम 4 कमांडो ओपन जीप में बैठे हुए थे। तो उसमें बैठा था मैं, राइट साइड के पीछे वाले कॉर्नर था, लेफ्ट साइड के आखिरी कोने का 45 डिग्री का व्यू था मेरा जी। हमारे कमांडो का अलग अलग टास्क होता है, चारों चलते चारों दिशाओं को बांट लिया जाता है कि इस इलाके में कोई फायर होगा उसका जवाब आप दोगे। अच्छा। जो पुलिया क्रॉस कर रहे थे हम, एक ट्रिंको मलाई थी, वो बीच में एक पुलिया थी, वो पुलिया को क्रॉस कर रहे थे। LTT पुलिया के नीचे से आया और आने के बाद में उसने जनरल साहब की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंकना चाहा, तो जनरल साहब की गाड़ी तो आगे निकल गई और हमारी गाड़ी पर वो सीधा आना चाहा। उससे पहले मैं खड़ा होकर उस ग्रेनेड को हाथ में कैच किया। ओहो। और कैच करते वो वापिस TT को मार दिया। क्या बात। हाँ जी, उसी का ग्रेनेड उसी को ठोक दिया, उसके गर्दन में लगा और उसकी मुंडी उठ गई और बड़ाम दे हम गाड़ी में अपनी पोजीशन ले गए। और जनरल साहब गए, हमारी गाड़ी स्पीड से आगे निकल गई। फिर नीचे जो पीछे वाली पार्टी थी उन्होंने, और कोई उग्रवादी होगा तो उनको खत्म किया होगा। 5 किलोमीटर जाने के बाद में गाड़ी रोकी, जोर थे। जनरल साहब नीचे उतर के दौड़ गया। बोले रे वो लड़का कौन सा था जिसने उग्रवादी का सिलेंडर उग्रवादी को मार दिया वापिस? बोले सर ये दिगेंद्र है। बोले दिगेंद्र नहीं, ये तो कोबरा है। उस दिन से भारतीय सेना मुझे कोबरा के नाम से जानती है। ओहो। जनरल कलकट ने मेरा नाम रख दिया कोबरा। तो उस टाइम श्रीलंका में जब भी कोई बोलता बोले दिगेंद्र कोबरा, ओ दिगेंद्र, ओ भाई कोबरा कोबरा, ऐसे बोलने लगे तो सारी फौज ही कोबरा करने लगी। ऐसे मेरा निक ने कोबरा रख दिया भारतीय सेना ने। आपके इन साहसिक कारनामों के किस्से और भी हम आगे सुनेंगे। दिगेंद्र कुमार जी,
कमांडो के रूप में आपकी जो ट्रेनिंग हुई थी जी, वो अनुभव कैसा था? देखो कमांडो का एक वसूल आता है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, यानी को नामुमकिन को मुमकिन करता वही कमांडो होता है। नॉर्मल काम तो नॉर्मल आदमी भी कर सकता है, जी जी। खड़ी गाड़ी में तो कोई आराम से उतर सकता है, लेकिन कमांडो के अंदर 60 की स्पीड से चलती हुई गाड़ी में से जंप करना, ओह, 45 की स्पीड पे गाड़ी में चढ़ना, वो अपने अपने अलग अलग कमांडो की अलग अलग स्पीड होती है कि भाई मैं कितने में चढ़ सकता हूँ। अच्छा, उसके साथ रनिंग करके चढ़ना है, कैसे चढ़ना है, ये कमांडो की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। खाना पीना, रहन सहन, हवा पानी, जल वायु, कामोफ्लाइज एंड कंसलमेंट का तरीके से कमांडो में ट्रेनिंग दी जाती है। जी। हमारे ट्रेनिंग में ये शामिल होता है कि एक कमांडो 1000 आदमियों के बराबर होता है और एक के बराबर भी होता है। और किसी भी परिस्थिति में उसे किसी अपने भी आप को- परिस्थिति में लड़ने के लिए अगर आप खाली हाथ है और दुश्मन के इलाके में है तो भी आप दुश्मन के हथियार, दुश्मन के इक्विपमेंट से दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। कमांडो के पास वो ट्रेनिंग होती है। श्रीलंका की आप बात कर रहे थे, उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई? उसके बाद में हमारी यूनिट उदयपुर थी, वहां से हम कुपवाड़ा गए थे, हमारी बटालियन। जी। तो कुपवाड़ा में उस टाइम पर चरम सीमा पर उग्रवाद था, यानी हमारी बटालियन में ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसने उग्रवादी नहीं मारा हो। एक दो इतने उग्रवादी मारते थे। हमारे बटालियन कमांडर ये बोलता था कि भाई ये कितने का आदमी मारेंगे हम यार, बोर हो गए मारते मारते। मतलब उस टाइम पर कोई उग्रवादी मारने पे मेडल नहीं मिलते थे। वो एक हमारे वसीओ साहब की तरफ से पार्टी के लिए एक बोतल, बोले एक उग्रवादी एक बोतल वो कुछ नहीं। तो वो कोई मेरा जैसा नहीं पीने वाला आदमी होता था, वो तो लेता भी नहीं था जी। वो अपने सीनियर आदमी को देता था, भाई पार्टी करो, हमने 2 उग्रवादी मारे तो 2 बोतल ले दे। ऐसे ये ऐसा सिस्टम था उस जमाने में। आज बहुत तब्दील हो चुका है। जी। पहले क्या करते थे, इतनी तादाद में अफगानी और वहां के बहुत ज्यादा भेजते थे। 93 के अंदर जम्मू कश्मीर में इतना उग्रवाद था जो कुछ है कि तो रिपोर्ट तक नहीं लगी। 20-20 उग्रवादी मार दिए जिनकी बटालियन से ऊपर रिपोर्ट नहीं जाती थी। आज तो एक भी उग्रवादी मार दिया तो अखबार और मीडिया में, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में पूरी तरह छा जाता है। जी जी। पहले ऐसा नहीं था, फौज की खबर नहीं आती थी। ये 93 तो उस टाइम पे मतलब सबसे पहले मैंने उग्रवादी मारा था उस जगह पे। जी। तो मारा, हमारा सीओ साहब बड़ा खुश हुआ। उस टाइम में मुझे चीफ कन्वेंशन कार्ड मिला और उसी खुशी में फिर मेरे को उन्होंने बोला कि भाई अभी तेरी डिमांड, वहां पर 2-3 ऑपरेशन हुए। सर्जिकल स्ट्राइक की वहां फाइल बनी थी हमारी बटालियन, 2 राजरीफ ने बनाई थी। अच्छा। तो उसमें सबसे पहले उसमें अहम भूमिका मेरी ये रही कि मेरे को ये बोला कि भाई ये पाकिस्तानी जो कमांडो है, ये 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री अपने सामने है, तो ये बड़ी हरकत कर रही है। हमारा एक सैनिक को ड्यूटी के दौरान उन्होंने गोली से मार दिया था। अच्छा। तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने चैलेंज किया था हमारे को, अगर हिंदुस्तानी तुम अपने बाप की औलाद हो तो हम तुम्हारा एक आदमी को खत्म कर दिया है। मतलब उन्होंने किया है, बोले हमने तुम्हारा आदमी को हमने खत्म किया, किसी दूसरे उग्रवादियों को मत बोलना। अच्छा। तो उग्रवादी कम हो गए थे तो वो वहाँ पाकिस्तानी फायर करते थे हमारे ऊपर। तो उसी टाइम हमारा बटालियन कमांडर था कर्नल UK धार, जो कश्मीरी पंडित थे। तो उन्होंने क्या किया कि बोला बेटा कोबरा टीम को इकट्ठा करो। घातक बोलते हैं, कोबरा बोलते हैं, तो घातक टीम को पूरी को इकट्ठा किया गया। तो उसमें मैं भी अहम भूमिका थी। तो मेरे सीओ साहब ने बोला कोबरा मुझे बदला चाहिए, सर्जिकली स्ट्राइक करनी है अपने को। मैं को सर जरूर करेंगे। हम दुश्मन के इलाके में 16 किलोमीटर अंदर जा करके जी एक के बदले 16 सिर काट के लाए थे। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम ऑपरेशन था। क्या बात है कि दुश्मन के इलाके में गया, वहां काटा, संतरी साइलेंस करे उनको, 5 नॉर्दर्न इन्फेंट्री, और इत्तेफाक से ही कारगिल युद्ध में वो बटालियन हमारे पर तलोलिंग पे मिल गई। अच्छा। और उसी के वो कमांडर थे, हाँ। वो जवान थे जो शहीद हो गए 16, वो तो अलग थे, बाकी बच्चे वही थे। कारगिल की जो कहानी है, आपकी वीरता का जो किस्सा है, नहीं उससे पहले भी किया एक ऑपरेशन हमने, हजरत बल का सुना होगा आपने नाम। श्रोताओं, महावीर चक्र से सम्मानित सेवानिवृत्त कमांडो दिगेंद्र कुमार जी से ये जोशीली बातचीत जारी रहेगी अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। तकनीकी सहयोग निखिल धामापुरकर, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रिकर को।
पिटारा लाया था। आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए। पिटारा पिटारा पिटारा।